बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, फ़िज़िक्स क्लास 10 में हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट 11 साउंड। इस यूनिट में आज हमारे पास है लेक्चर नंबर 6, जिसमें हम लोग कवर करेंगे पेज 26 अप टू 28। और हमारे पास आज के टॉपिक्स होंगे रिफ्लेक्शन और इको ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड, हाउ टू मेजर द स्पीड ऑफ साउंड एंड एग्जाम्पल 11.2 एंड 11.3। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है रिफ्लेक्शन। जैसे कि आप देख रहे हैं स्पीकर में, ये साउंड सीधे रास्ते में ट्रैवल करती जा रही हैं। अगर इनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं है तो ये एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही हैं। हाँ, अगर इनके रास्ते में कोई रुकावट आ जाती है, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि हमने इनके रास्ते में एक रुकावट रखी, जो ही इनके रास्ते में रुकावट आएगी, रुकावट से टकराने के बाद ये साउंड्स टकराएंगी, टकराने के बाद वापस मुड़ेंगी। ये वाला अमल जिसमें साउंड्स टकराएं और टकरा के वापस आएँ, इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन और इको ऑफ द साउंड। तो रिफ्लेक्शन और इको क्या हुआ? व्हेन साउंड इज़ इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ ए मीडियम, जब साउंड टकराती हैं किसी मीडियम पे, इट बाउंस बैक, ये पीछे की तरफ मुड़ती हैं, इनटू द फर्स्ट मीडियम, पहले मीडियम की तरफ। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड इको और रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड। इस अमल को हम कहेंगे इको या फिर रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड। बेटा, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड देखें, जैसे यहाँ पे आपको दो नज़र आ रहे हैं कि ये वाला स्टूडेंट, ये वाला बच्चा दीवार के बहुत पास खड़ा है, जबकि इसके रास्ते में जो रुकावट चट्टान है वो बहुत दूर है। अब ये जो पास बच्चा है पहले नंबर पे, इसे से हम कहते हैं डायग्राम ए। तो इसमें साउंड बहुत जल्दी से टकराएगी और टकरा के वापस आ जाएगी। ये जो दूर खड़ा है, इससे जाएगी साउंड और टकरा के थोड़ी देर के बाद वापस आएगी। अब ये फिनोमिना क्या होता है? आप लोगों ने देखा होगा कि घरों में अगर आपका कोई रूम खाली है, पेंट के लिए कभी आपने खाली करवाया हो, या स्कूल में हॉल वगैरह में आपने देखा हो कि जब भी आप बात करते हैं तो आपको गूंज सी पैदा होती हुई सुनाई दे रही होती है, यानी लग रहा होता है कि आवाज़ टकरा के वापस आ रही है, लेकिन लफ्ज़ साफ साफ सुनाई नहीं दे रहे होते। क्यों नहीं सुनाई दे रहे होते वो अभी हम देखते हैं। जबकि अगर आप कभी किसी पहाड़ी इलाकों की तरफ गए हों तो वहाँ पे बाज़ ऐसे पॉइंट्स होते हैं कि उनके सामने खड़े होकर जब आप बात करें तो आपको 2-4 सेकंड के बाद अपने अल्फाज सेम टू सेम रिवर्स बैक होते हुए सुनाई देते हैं। तो ये क्या वजह है कि कुछ जगहों पे तो हमें रिफ्लेक्शन साफ सुनाई दे और कुछ जगहों पे सुनाई ना दे? तो इसकी वजह बेटा क्या होगी कि जो साउंड है वो हमारे दिमाग में 0.1 सेकंड्स तक प्रेजेंट रहती है। यानी एक लफ्ज़ आपने जो अभी मेरे मुंह से निकलता हुआ सुना, ये आपके दिमाग में इसका असर रहेगा 0.1 सेकंड्स तक। इसी दौरान अगर मेरी आवाज़ टकरा के दोबारा आपके कानों में आ गई तो आपको लगेगा शायद ये पहले वाली आवाज़ है, आप रिफ्लेक्शन या इको को कंपेयर नहीं कर सकेंगे। हाँ, अगर आवाज़ टकराने के बाद इस टाइम के बाद आए तो फिर आपको एक साफ इको सुनाई देगी। अब बाद में कैसे आ सकती है? हमें पता है कि स्पीड ऑफ साउंड है 340 मीटर पर सेकंड, डिस्टेंस इन 0.1 सेकंड। हम लोग फार्मूले पढ़ते आ रहे हैं 9 से v बराबर है d/t। तो इसके मुताबिक अगर आपने डिस्टेंस निकालना हो तो v × t आप करें तो क्या आ जाएगा? 340 × 0.1, तो दिस आंसर विल बी 34 मीटर। तो अगर आवाज़ आपकी 34 मीटर से ज़्यादा फासले से आ रही है तो फिर आपको पहले वाली आवाज़ कानों में से ख़त्म होने के बाद सुनाई देगी, फिर आप लोग वाज़े तौर पे सुन पाएंगे कि साफ साफ आवाज़ सुन पाएंगे। अब 34 मीटर्स कब बनेंगे? 34 मीटर्स तब बनेंगे जब 17 मीटर आवाज़ के जाने के और 17 मीटर आने के। यानी अगर आप किसी चट्टान से, किसी बिल्डिंग से 17 मीटर के फासले पे खड़े हैं तो आपकी आवाज़ को जाने में 17 मीटर और आने में 17 मीटर, टोटल तय करने पड़ेंगे 34 मीटर्स। तो अब जो आवाज़ आपको सुनाई देगी वो साफ इको होगी। तो मतलब इस बात का ये हुआ कि अगर आवाज़ रिफ्लेक्ट बैक हो के 34 मीटर से पहले पहले कम फासले से वापस आ रही है तो आपको साफ इको सुनाई नहीं देगी।
अगर आवाज़ 34 मीटर से ज़्यादा फासले से रिफ्लेक्ट होकर आ रही है तो फिर आपको साफ वाज़े इको सुनाई दे जाएगी। अगर आप लोग घरों में रिफ्लेक्शन और इको ऑफ साउंड का मुशाहिदा करना चाह रहे हो, आप देखना चाह रहे हो कि वाक़तन रिफ्लेक्शन या इको हो रही है या नहीं, तो ये छोटी सी एक एक्टिविटी आप घर में आज करके देखिएगा। आप लोग इस तरह एक पाइप सा बना लेंगे। पाइप आपको ना मिले तो चार्ट पेपर आपके पास होंगे, चार्ट को आप गोल करें और उसका पाइप बना लें। एक पाइप बनाया, सेम वैसे ही आप दूसरा पाइप बनाएं। इसके बाद आपने किसी दीवार के पास टेबल के ऊपर इस तरह से रखना है कि सामने एक रुकावट आ जाए, दीवार आ जाए। अब एक पाइप को आप इस तरह रखें, दरमियान में आप कोई गत्ता, किताब इस तरह से खड़ी कर लें, थोड़ी सी जगह यहाँ से छोड़िएगा। अब ये जो पहला पाइप है ना, इसके सामने आप कुछ साउंड प्रोड्यूस करने वाला आला, जैसे आपके पास वॉच टिक टिक कर रही है वो रखें, या कोई भी और चीज़। कुछ भी नहीं है तो किसी दूसरे बहन भाई को वहाँ पे कहें टिक टिक करे, या वहाँ पे कोई भी माइक वगैरह, ये जो स्पीकर वगैरह रख दीजिएगा। और इसके दूसरे एंड पे जो कार्डबोर्ड है उसके सामने आप अपना कान करें, तो आप देखेंगे कि जो आवाज़ वहाँ से प्रोड्यूस हुई वो टकराएगी और टकराने के बाद साफ तौर पे आपको सुनाई देगी। तो ये एक्टिविटी आप लोगों ने आज घर में करके देखना है। अजीज़ तुलबा, स्पीड ऑफ साउंड, साउंड किसी भी ऐसे मीडियम में से गुजर सकती है जो वाइब्रेट करता हो, यानी हर वो मीडियम जो वाइब्रेट करता हो उसमें से साउंड गुजर सकती है। हम लोग पिछली क्लास में क्लास 9 में पढ़ चुके कि पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं गैस के भी, लिक्विड के भी और सॉलिड्स के भी। तो जब भी पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, स्पीकर का डायफ्राम वाइब्रेट करेगा, सामने वाले पार्टिकल, फिर वो सामने वाले, और इस तरह से चलते चलते आवाज़ आपके कानों तक पहुँच जाएगी। तो हर वो ऑब्जेक्ट जिसके पार्टिकल्स वाइब्रेट कर सकते हैं उसमें से साउंड ट्रैवल कर सकती है। तो साउंड ट्रैवल कर सकती है सॉलिड में से, लिक्विड में से और गैस में से। अलबत्ता ये वैक्यूम में से जो है वो पास ऑन नहीं हो सकती। अब साउंड की स्पीड किस मीडियम में ज़्यादा होगी, किस में कम होगी? यकीनी सी बात है, इसने साथ वाले पार्टिकल से टकराना है। यानी साउंड प्रोड्यूस हुई, मेरे मुंह से साउंड प्रोड्यूस हुई, वो सामने वाले पार्टिकल से टकराई, फिर वो सामने वाले से, फिर वो सामने वाले से। तो यकीनी सी बात है, जिस चीज़ के पार्टिकल्स पास पास होंगे वहाँ पे साउंड तेज़ी के साथ जल्दी ट्रैवल करेगी, जिसके पार्टिकल्स दूर दूर होंगे वहाँ से स्लो स्लो ट्रैवल करेगी, और जिसके और भी दूर होंगे उसमें से और भी स्लो। आपको पता है कि सॉलिड के पार्टिकल्स पास होते हैं, लिक्विड के उसकी निस्बत दूर होते हैं, और गैस के उससे भी दूर होते हैं। तो अगर हम कंपैरिजन देखना चाहें तो लिक्विड में ऑलमोस्ट 5 टाइम्स मोर देन स्पीड होगी गैस की, यानी गैस की निस्बत लिक्विड में 5 टाइम्स होगी, जबकि सॉलिड में यही स्पीड 15 टाइम्स इंक्रीज कर जाती है। अब चूँकि हमने पढ़ा कि स्पीड ऑफ साउंड जो है वो डिपेंड करती है पार्टिकल्स ऑफ मीडियम पे, तो यकीनी सी बात है जब एयर में, हवा में साउंड ट्रैवल करेगी, मूव करेगी, तो यहाँ पे जो फिज़िकल कंडीशन है वो भी इस पे असरअंदाज होंगी। मसलन टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, नमी, तो सारी की सारी चीज़ें हवा में इस पे असरअंदाज होती रहेंगी। ये लास्ट चैप्टर में हमने इक्वेशन पढ़ी थी V=F लैम्डा, ये स्पीड ऑफ साउंड के लिए भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। एग्जाम्पल 11.2 में कहा क्या जा रहा है, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव ऑफ स्पीड दिस एंड वेवलेंथ दिस। वी लैम्डा दिया हुआ है, वी और लैम्डा दिया हुआ हो तो एफ मालूम करना हो तो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। लैम्डा की वैल्यू को उस तरफ ले जाके डिवाइड कर दें तो 340/0.5 आंसर विल बी 680 हर्ट्स। छोटी सी एक एग्जाम्पल है, इसे आप कर लेंगे। स्पीड ऑफ साउंड बाय इको, अगर आप मालूम करना चाह रहे हो कि स्पीड ऑफ साउंड इको मेथड से कैसे हो सकती है, तो आप क्या करेंगे, कोई ऐसी इमारत, बिल्डिंग ढूंढें जिसकी दीवार आपके बिल्कुल सामने हो। उस दीवार से आप 50 मीटर, 50 मीटर के फासले पे जाके खड़े हो जाएं। अब अगर वहाँ पे आप खड़े होकर क्लैपिंग करते हैं, ताली बजाते हैं, तो आपकी आवाज़ जाएगी, टकरा के दोबारा आपके कानों तक आएगी। आवाज़ को जाने में लगेंगे 50 मीटर और आने में लगेंगे 50 मीटर, तो कुल आवाज़ को कितना टाइम लगेगा, यकीनन कुल कितना डिस्टेंस तय करना पड़ेगा,
100 मीटर्स। अब आपने करना ये है कि जो ही आप क्लैपिंग करें आपने स्टॉप वॉच मोबाइल पे ऑन कर लीजिएगा, टाइमर ऑन कर देना है। जब आवाज़ आपके कानों में दोबारा आए तो आपने स्टॉप वॉच को ऑफ कर देना है। अब टाइम आपने मालूम कर लिया, स्पीड मालूम करने के लिए अब क्या करेंगे, आपको पता है हम पिछले साल पढ़ चुके कि v बराबर है d/t, स्पीड बराबर होती है डिस्टेंस ओवर टाइम। अब डिस्टेंस आपके पास पहले से ही मालूम है कि 100 मीटर है, तो d की जगह पे 100 प्लेस करें। टाइम आपने स्टॉप वॉच से नोट किया होगा वो पुट करें, तो आंसर आ जाएगा 344 मीटर्स पर सेकेंड। तो इस तरह से आप इको मेथड से स्पीड ऑफ साउंड मालूम कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये भी कन्फ्यूजन हो सकती है कि टाइम बहुत थोड़ा है 100 मीटर के लिए, 0.29 सेकेंड्स। अब इतनी जल्दी में तो हो सकता है आप स्टॉप वॉच ऑन ऑफ ही ना कर पाएँ, तो फिर इसका दूसरा तरीकाकार क्या होगा कि आप ऐसा करें कि फर्स्ट बार क्लैपिंग करें तो साथ ही स्टॉप वॉच को ऑन कर दें। इसके बाद आप क्लैपिंग करते जाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दफ़ा क्लैप करें, 10 दफ़ा ताली बजाएं और सुनना शुरू करें। जब 10वीं ताली की आवाज़ आपको सुनाई दे तब आप स्टॉप वॉच ऑफ कर दें। अब जो आपने टाइम नोट किया होगा वो क्या टाइम होगा, वो टाइम होगा 10 बार क्लैपिंग करने का वक़्त। तो वो फ़र्ज़ करें अगर 2.9 है तो एक बार क्लैपिंग का कितना होगा डिवाइडेड बाय 10, तो वो आ जाएगा 0.29। इसे आप डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगी स्पीड ऑफ साउंड बाय द इको मेथड। एग्जाम्पल हमारे पास है बच्चों 11.3। द फ्लैश ऑफ लाइटनिंग इज सीन 1.5 सेकेंड्स अर्लियर देन द थंडर। आप लोगों ने कभी मुशाहिदा किया हो, नहीं तो अब आप करके देखिएगा कि रात के वक़्त जब बादल गरज रहे होते हैं, बिजली चमक रही होती है, तो आप इस बार आपने गौर करना है कि बिजली की चमक और उसकी सुनाई देने वाली आवाज़ में थोड़ा फ़र्क होगा। आपको पहले उसकी चमक दिखाई देगी, उसके चंद लम्हों के बाद आपको उसकी गरज चमक की आवाज़ सुनाई देगी। इसकी वजह क्या होती है? वजह ये होती है कि जो चमक आपको दिखाई देनी है वो है स्पीड ऑफ लाइट, और स्पीड ऑफ लाइट आपको याद होगी कितनी थी, 3 × 10 रेज़ पर 8 मीटर पर सेकेंड। आवाज़ की स्पीड बहुत थोड़ी होती है, 332 मीटर पर सेकेंड बताया जा रहा है, तो उसके मुकाबले में बहुत कम है, तो आवाज़ बहुत देर से आपके पास पहुंचेगी, चमक आपकी आंखों में पहले ही आ जाएगी। तो यही यहाँ पे बताया जा रहा है कि थंडर्स में जो आपको चमक दिखाई देती है वो 1.5 सेकेंड्स पहले देती है। तो आप भला बताएं कि बादल कितनी दूर हैं। तो टाइम हमारे पास है 1.5, स्पीड गिवन है हमारे पास, फार्मूला हमारे पास क्या था, v बराबर है डिस्टेंस ओवर टाइम। अब s मालूम करना हो तो ये इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, v दरब t, v और t की वैल्यूज़ आप पुट करें, इनको मल्टीप्लाई करें और आंसर आपका आ जाएगा। तो अज़ीज़ तलबा, हम लोगों ने पढ़े टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 26 to 28, इनमें से आपको याद क्या क्या करना है। ये जो पहला पेज है इसमें से जस्ट आपने रिफ्लेक्शन, इसकी डेफिनेशन याद करनी है। इस पूरे के पूरे पैराग्राफ में से MCQs के लिए ये 2 लाइनें आपने याद करनी है जो मार्क की हुई हैं येलो कलर में। ये एक्टिविटी 11.3 जस्ट आपने रीड आउट कर लेनी है, पढ़ लेनी है, समझ लेनी है कि ये होगी कैसे। अगर कर सकें तो वेल एंड गुड। स्पीड ऑफ साउंड, इसमें से भी जस्ट आपको MCQs याद करने हैं इस पूरे पैराग्राफ में से। ये टेबल MCQs के लिए आपको करना है, ये एग्ज़ाम्पल आपने सॉल्व करनी है। मेजरिंग स्पीड बाय द इको मेथड, ये भी आपने बच्चों रीड करना है और समझ लेना है कि क्या कहा जा रहा है। ये भी आपने MCQs में याद करना है कि किसने सबसे पहले स्पीड ऑफ साउंड मालूम की और कैसे की। तो आज के लेसन में कुछ ज़्यादा नहीं है, डेफिनेशन है और 2 एग्ज़ाम्पल हैं, बाकी MCQs हैं। तो डेफिनेशन और एग्ज़ाम्पल्स आप लिख लीजिएगा, MCQs जस्ट आप याद कर लीजिएगा। बाकी ये जो एक्टिविटीज़ बताई गई हैं आपको, इन सब को आप पढ़ के अच्छे से समझ लीजिएगा, इस तरह से कि अगर आपको कभी अपने वर्ड्स में, अपने अल्फाज में लिखना पड़े तो आप लिख सकें। उम्मीद है आप लोगों को बेहतर तौर पे समझ आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।